आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शुभम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ठंड का मौसम था। शाम के 5 बज रहे थे। मैं अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था कि तभी किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो मैं उठकर घर का दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त रवि खड़ा है। रवि को खड़ा देख मैंने उससे कहा, क्या बात है रवि? मेरे ये पूछने पर रवि ने जवाब दिया, यार मुझे मौसी के घर गेहूँ पहुँचाने जाना है, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा? इस पर मैंने रवि से कहा, अरे यार अंधेरा हो गया, अभी जाना ज़रूरी है क्या? कल सुबह जाने से नहीं चलेगा? ठंड का समय था जिस कारण 5 बजे ही आसमान में सूरज की किरणों की जगह अंधेरे ने अपना डेरा जमा लिया था। मेरे ये बोलने पर रवि ने जवाब दिया, नहीं यार अभी जाना होगा। मैं रवि को मना नहीं कर सकता था क्योंकि रवि भी मेरी काफ़ी मदद करता है। इसके बाद मैं रवि से बोला, ठीक है तू घर जा, मैं 5 मिनट में साइकिल लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं अपने घर वालों को बोलकर और साइकिल लेकर अपने घर से निकलकर रवि के घर के पास गया और रवि के घर के पास जाकर आवाज़ लगाया। रवि को बुलाया तो रवि एक बड़ा सा थैला लेकर अपने घर से बाहर निकला और मेरी साइकिल पर बैठ गया। रवि के बैठते ही मैंने साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। रवि के मौसी का घर हमारे गांव से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, तो हम साइकिल चलाकर 7:30 बजे तक रवि के मौसी के घर पहुंच जाएंगे। ठंड का मौसम था, साइकिल चलाने में काफ़ी ठंडी लग रही थी, मगर मैं क्या कर सकता था। साइकिल चलाए जा रहा था। वैसे तो मैं टोपी स्वेटर पहन आया था, मगर कड़कड़ाते ठंड के आगे मानो टोपी और स्वेटर कोई काम ही नहीं कर रहा था। घटना आज से काफ़ी साल पहले की होने के कारण उस समय हमारे गांव में एक आध घर में ही बिजली की सुविधा थी, मगर रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण हम टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हम अपने साथ 2 टॉर्च लेकर आए थे। एक टॉर्च जाने के समय काम आएगा तो दूसरा आने के समय। खैर टॉर्च की रोशनी के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। खैर बारी बारी करीब 1.5 घंटा साइकिल चलाने के बाद मैंने रवि से कहा, यार मैं काफ़ी थक गया हूँ, क्यों ना कहीं रुककर 5 मिनट आराम कर लिया जाए। मेरी बात सुनकर रवि ने कहा, हाँ यार ठीक बोल रहा है, चल उस चबूतरे के पास साइकिल को रोक। रवि के ये बोलते ही मैं ठीक साइकिल को रास्ते के किनारे बने एक चबूतरे पर रोका और साइकिल से उतरकर हम दोनों उस चबूतरे पर बैठ गए। साइकिल चला चलाकर हम काफ़ी थक चुके थे, जिस कारण इतनी ठंड में भी हमें हल्का हल्का पसीना आ रहा था। मगर समय को मद्देनज़र रखते हुए 5 मिनट आराम करने के बाद मैंने रवि से कहा, यार अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमें वापस भी तो लौटना है। तो इस पर रवि ने कहा, हाँ यार ठीक बोल रहा है, चल आगे ही बढ़ते हैं। इसके बाद हम दोबारा से साइकिल चलाकर आगे बढ़ने लगे और करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद हम रवि के मौसी के घर पहुँचे। मौसी के घर पहुँचकर जब मैं घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7:30 बजे का। रवि के मौसी के घर पहुँचते ही मौसी जी ने हमें बैठने को कहा और हमारे लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करने लगी, मगर हमारे लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने। इसके बाद नाश्ता पानी करके जब हमने उनको कहा, अच्छा मौसी अब हम लोग चलते हैं, तो उन्होंने हमें आज रात यहीं रुक जाने को कहा, मगर हम नहीं माने। इसके बाद हमने साइकिल उठाकर सीधा घर की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। उस समय रात के 9 बजना यानी कि आज के ज़माने के 12 बजने के समान। दूर दूर तक
रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूब चुका था। पूरे रास्ते पर हमें हमारे अलावा और कोई इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी नहीं दिख रहा था। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड भरी रात में कौन ही रात को घर से बाहर निकलेगा। हमें ठंड भी इतनी लग रही थी कि हम कांपे जा रहे थे। हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे उस रास्ते के दोनों ओर ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान, बस था तो घना जंगल जिसमें से काफ़ी तेज जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। एक डर हमें ये भी सता रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। फिर भी हम हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़े जा रहे थे। पूरे रास्ते पर इतना कोहरा फैला हुआ था कि हमारी टॉर्च की रोशनी उस कोहरे में बर्फ के चादर के समान दिखाई पड़ रहे थे। मगर फिर भी हम घने कोहरे और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफ़र तय करने के बाद अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी काफ़ी अच्छी चल रही हमारी साइकिल अचानक से रुक गई। तो काफ़ी अच्छी चल रही साइकिल अचानक से रुकने पर हम एकदम से चिंता में पड़ गए कि मैंने तो ब्रेक भी नहीं दबाया तो साइकिल रुकी तो रुकी कैसे। मगर चिंता में टालने वाली बात, पेडल मारे जा रहे थे हम, फिर भी साइकिल आगे नहीं बढ़ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है और हमारी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही। इस पर मैंने रवि से कहा, यार ये क्या, साइकिल को पेडल मारे जा रहा हूँ मगर साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही। रवि भी काफ़ी हैरान था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे मगर साइकिल थी जो टस से मस नहीं हो रहे थे। अभी हम काफ़ी कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर किसी के हंसने की आवाज़ सुनकर हम और भी ज़्यादा चौंक गए। उस हंसने की आवाज़ को सुनकर हमने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई मगर समझ नहीं आ रहा था कि यह हंसने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। कि तभी रवि ने कहा, ऊपर देख, ऊपर पेड़ पर। रवि के ये बोलते ही मैंने टॉर्च की लाइट के साथ साथ जब अपनी निगाहें रास्ते के किनारे लगे पेड़ के ऊपर घुमाई तो मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लग गया और मेरे हाथ पैर फूलने लग गए क्योंकि ऊपर पेड़ पर एक बूढ़ी औरत अपने पैर लटकाकर बैठी हुई थी। साथ ही साथ उस बूढ़ी औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और इसी चुड़ैल की काली शक्ति ने हमारे साइकिल को रोक रखा है। मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। मगर हम इतना ज़रूर जान चुके थे कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। रवि डर के मारे कांप रहा था। इस पर मैंने रवि से कहा, यार काफ़ी बुरा फंस गए हम लोग, अब हमारा बचना नामुमकिन है। अभी मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी वो चुड़ैल हवा में तैरते हुए हमारे सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल को अपने सामने देखकर हम और भी ज़्यादा कांप रहे थे कि तभी अचानक उस चुड़ैल ने अपने लंबे लंबे दोनों हाथ बढ़ाकर हम दोनों का गला पकड़ लिया और हमें मार डालने की कोशिश करने लगी। उस चुड़ैल ने हमारा गला इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि हम जितने भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे मगर छुड़ा नहीं पा रहे थे। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी अचानक 2-4 टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। धीरे धीरे जब वो टॉर्च की रोशनी हमारे करीब आई तो हमने देखा कि 2-4 लोग हैं जो इसी रास्ते से कहीं जा रहे थे, जिनको आता देख वो चुड़ैल गायब हो गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई, जिसके बाद हम जल्दी जल्दी भागकर अपने घर चले आए और कभी रात को उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पिछले 15 मिनटों से ट्रेन एक ऐसी वीरान जगह पर रुकी है जहां ना तो आसपास कोई घर दिख रहा था,
और ना ही कोई इंसान। यहाँ तक कि मैं अपनी बोगी में भी अकेला ही मुसाफिर था। खैर, ये आखिरी ट्रेन थी। ऊपर से इस ठंड में आधी रात गए कौन सफर करेगा। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन को यहाँ पर किस लिए रोका है। इतने में ही एक ट्रेन हवा की रफ्तार से बगल वाली पटरियों से होकर गुजरने लगी। मुझे पता चल गया शायद इस ट्रेन को पास करने के लिए मेरी ट्रेन को रोका गया होगा। फिर जैसे ही वो ट्रेन पार हुई, उसके कुछ देर बाद ही मेरी ट्रेन को भी खोल दिया गया। दरअसल मैं अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में काम करता हूँ। हालांकि रोज मेरा काम शाम तक खत्म हो जाता है और मैं अंधेरा होते ना होते घर लौट जाता हूँ। मगर आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। कुछ देर तक यूं ही ट्रेन चलती रही। फिर मेरा स्टेशन आया और मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर जैसे ही मैं उस बिना छत वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ कि तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझसे ये कह दिया कि आज मेरी खैर नहीं। कांपते कांपते मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस जगह पर शाम तक ऑटो की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, वो जगह अब एक वीराने में तब्दील हो चुकी थी। स्टेशन के बाहर ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई सवारी। अब इसमें मेरे लिए दिक्कत वाली बात ये थी कि मैं यहाँ से ऑटो पकड़कर घर जाता था, और जब ऑटो ही नहीं है तो मैं घर कैसे जाऊंगा। मगर इस ठंड में पैदल चला तो बेशक घर पहुँचते पहुँचते बर्फ बन ही जाऊंगा। मगर और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कैसे भी करके घर तो पहुंचना ही था। इसलिए और समय ज़ाया ना करते हुए मैं घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। कहीं कुछ भी साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। कारण था घना कोहरा और अंधेरा। घड़ी में तब रात के 11:15 बज रहे थे। कहीं ना कहीं ये नज़ारा मेरे मन में पहले से ही छपा हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ और चुपचाप चलता रहा। पता नहीं क्यों, मगर उस रात मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अब उतनी ठंड सच में थी या मेरी तबीयत खराब थी, ये नहीं पता। मगर हाँ, उस रात माहौल में कुछ तो अजीब था। ठंड, हवाओं की रफ्तार, अंधेरा, कोहरा, कुछ भी सामान्य नहीं था उस रात। खैर, मैं तेज कदमों से घर की तरफ चलता रहा। अभी मैं रास्ते पर चल ही रहा था कि तभी सड़क के किनारे पर मुझे कोई साइकिल रिक्शा खड़ी दिखी। उस साइकिल रिक्शा को देखकर पता नहीं क्यों मुझे एक अंदरूनी खुशी मिली। मैं दौड़कर रिक्शा के पास गया तो पाया कि कोई आदमी रिक्शा की सीट पर बैठकर खर्राटे मार रहा है। तभी मैंने उस आदमी को जगाते हुए कहा, भाई साहब उठिए भाई साहब। इस पर वो आदमी उठा तो सही, मगर जैसे ही कुछ बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला, तभी उसके मुंह से शराब की भास आने लगी। मैं समझ गया कि इसने पी रखी है और अगर मैं इसके साथ घर गया तो पता नहीं घर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। इसलिए मैंने उस आदमी को जैसे उठाया था उसी तरह से वापस सुला दिया और पैदल ही वापस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। हर एक मिनट के साथ शायद कोहरा भी घना होता जा रहा था। रास्ते पर ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट थी और ना ही रोशनी का कोई जरिया, बस चांद ही था जिसकी रोशनी के सहारे ही मैं रास्ते पर टिका हुआ था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने रास्ते पर गई, जहां मुझसे कुछ आगे कोई शख्स रास्ते पर चल रहा था। मगर थोड़ी देर पहले तक तो रास्ते पर कोई नहीं था, तो फिर ये आदमी कहां से आ गया।
मुझे काफी हैरानी हुई, लेकिन मुझे भी उसी रास्ते पर चलना था, तो मैं चुपचाप चलता रहा। उस आदमी के चलने का तरीका बाकी इंसानों से कुछ हटकर था। वो अपने दोनों पैरों को काफी फैला फैला कर चल रहा था। अभी मैं उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी अचानक से वो आदमी थोड़ा आगे जाकर पता नहीं कैसे कोहरे में मिल गया। पर यह कैसे हो सकता है? आखिर कोई आदमी कोहरे में कैसे समा सकता है? मैं ठिठक कर अपनी जगह पर ही रुक गया और फटी हुई आंखों से कोहरे में उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगा, मगर उस घने कोहरे में मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक मैं डर के मारे अपनी जगह पर जमा रहा, मगर फिर मैंने किसी तरह से खुद को संभाल लिया और अपने आप से कहा, हो सकता है घने कोहरे की वजह से वो आदमी ना दिख रहा हो, मुझे आगे चलना चाहिए। अपने आप से इतना कहकर मैं चुपचाप रास्ते पर घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। हालांकि मैंने अपने मन को किसी तरह से समझा लिया था, मगर बावजूद इसके कहीं ना कहीं डर ने मेरे दिमाग में एक जगह बना ली थी। मैं चलता रहा। अब मेरे चलने की रफ्तार अपने आप ही काफी तेज हो गई थी। शरीर के रोंगटे रह रहकर खड़े हो जा रहे थे। इतने में ही मुझे सामने की तरफ से कोई शख्स चलकर आता हुआ नजर आया। उसने अपना पूरा चेहरा मफलर से ढक रखा था। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, कम से कम अब उतना डर तो नहीं लगेगा। मगर जैसे ही वो शख्स चलकर मेरे करीब आया तो वो भी अचानक कोहरे में ही कहीं समा गया। इस बार मैं जो डरा उस डर की कोई सीमा ना थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, पीछे जाऊं या आगे चलता रहूं। कुछ सोच समझकर मैंने आगे चलते रहने का फैसला किया, क्योंकि अंधेरा और कोहरा तो चारों तरफ था। भागकर मैं जाता भी तो कहां जाता। ऊपर से मेरा घर भी अब ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। रात अब और भी काली और गहरी हो चुकी थी। कांपते कांपते मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर फिर से चादर ओढ़े कोई आदमी खड़ा दिखा। मुझे लगा शायद ये भी उन्हीं लोगों में से होगा और थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। क्योंकि गायब होने वाले उन लोगों ने मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मैं उस आदमी के पास जाकर खड़े होकर उसके गायब होने का इंतजार करने लगा। पता नहीं उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, मगर वो आदमी गायब ही नहीं हो रहा था। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? उस आदमी के मुंह से आवाज सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान है, इसलिए मैंने उस आदमी को अपने साथ घटी पूरी घटना बता दी। सारी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, वो लोग रात के मुसाफिर हैं। वो लोग हमेशा रात में ही निकलते हैं, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तभी मैंने उस आदमी से कहा, पर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, मैं भी तो उन्हीं लोगों की तरह रात का मुसाफिर हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही मैं जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो आदमी मजाक कर रहा है। तभी उस आदमी ने कहा, आइए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मुझे वो आदमी और उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं था। फिर हम दोनों मेरे घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते भर वो आदमी मुझसे कुछ ना कुछ बातें करता ही रहा। कुछ देर के बाद हम दोनों मेरे घर के पास पहुंच गए। मैं घर के दरवाजे पर गया और पीछे मुड़कर जैसे ही उस आदमी को धन्यवाद बोलना चाहा,
तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी मेरे पीछे था ही नहीं। पर इतनी जल्दी कोई आदमी कैसे गायब हो सकता है? कहीं उसकी बात सच तो नहीं थी, कहीं वो भी रात का मुसाफिर तो नहीं था। खैर, जो भी हो, गनीमत तो इस बात की रही कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।